जी स्टूडेंट, कैसे हैं सब? आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ वाइटल साइंस जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप काइंडली लेक्चर्स को स्टार्ट करें। तो मैं एमसीक्यूज़ की बेस पर जो सीरीज़ कर रहा था वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थी, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के अभी एग्ज़ाम नहीं है तो हम उनके लिए लेक्चर्स की वीडियोस तैयार करने जा रहे हैं। मेरे एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट जो कि उमर है, उसने मेरे साथ बड़ी हेल्प की है इन लेक्चर्स को तैयार करने में, क्योंकि मेरा एक बड़ा बिजी स्केड्यूल है। फिर भी हम आपके लिए वीडियो को अपलोड करते हैं। आप ज़रूर हमारी वीडियोस को देखें, शेयर करें दूसरों के साथ और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। और जो टॉपिक या जो चीज़ें आपको समझ नहीं आती वो ज़रूर कमेंट में बोलें, ताकि आपके लिए वो वीडियोस तैयार की जा सकें। शुक्रिया। The traditional vital signs are body temperature, pulse, respiration and blood pressure. Traditionally जो vital signs थे उनको उनमें body temperature था, pulse थी, respiration and blood pressure था। Many agencies have designated pain as the fifth vital sign. बिल्कुल कुछ हेल्थ केयर एजेंसीज हैं जो कि पेन को फिफ्थ वाइटल साइन के तौर पर कंसीडर करती हैं। मोर एवर ऑक्सीजन सेचुरेशन इज़ ऑल्सो मेजर्ड अलॉन्गसाइड ट्रेडिशनल वाइटल साइन। बिल्कुल कुछ एजेंसीज जो हैं वो ऑक्सीजन सेचुरेशन को भी वाइटल साइन के तौर पर मेजर करती हैं। वाइटल साइंस जैसा कि नेम से इंडिकेट होता है कि वाइटल साइन बॉडी के फंक्शंस को मेजर करना, मॉनिटर करना और चेक करना उसके वाइटल ऑर्गन्स के फंक्शंस को, जो कि हमें बॉडी का टोटल मॉनिटरिंग के बारे में बता देता है, बॉडी के फंक्शंस के बारे में बता देता है, वो वाइटल साइन कहलाता है। द साइंस रिफ्लेक्ट चेंजेस इन फंक्शन। बिल्कुल जो साइंस होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं उन चेंजेस को जो, और उन फंक्शंस में चेंजेस को जो हम अदरवाइज माइट नॉट बी ऑब्जर्व, जो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और वाइटल साइन हमें बॉडी के टोटल फंक्शंस को के बारे में हमें बता देता है। टाइम्स टू असेस वाइटल साइन, कि आपने किन औकात में वाइटल साइन असेस करने हैं इंडिविजुअल के ऑन एडमिशन। कोई इंडिविजुअल जो एडमिशन के तौर पर आपके पास हॉस्पिटल में हेल्थ केयर एजेंसी में आता है, जिसका आपने एडमिशन करना हो या वो फर्स्ट उसकी बेसलाइन डाटा लेना हो, तो तब आप उसके वाइटल साइन करते हैं। व्हेन अ क्लाइंट हैज़ चेंज इन हेल्थ स्टेटस, बिल्कुल ऐसा क्लाइंट जिसके हेल्थ स्टेटस में चेंजेस आ रहे हैं या वो रिपोर्ट करता है सिम्टम्स को, सच एज जैसा कि चेस्ट पेन, वो कहता है मुझे चेस्ट पेन है, तब आप उसके वाइटल साइन करेंगे। या कोई भी ऐसी चेंजेस जो उसके हेल्थ स्टेटस में होते हैं, तब उसके आप वाइटल साइन करते हैं। बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी, इसमें प्री ऑपरेटिव भी कह सकते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव भी कह सकते हैं। और एन इन्वेसिव प्रोसीजर, या कोई ऐसा प्रोसीजर जो इन्वेसिव हो, उससे पहले भी आप और उसके बाद भी आप उसके वाइटल साइन करते हैं। बिफोर एंड और आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, बिल्कुल आपने मेडिकेशन देने से पहले और मेडिकेशन देने के बाद जो है वाइटल साइन करने हैं, ताकि आप उसके बॉडी फंक्शन को ऑब्जर्व कर सकें कि आया उस मेडिकेशन की वजह से उसके वाइटल साइंस जो हैं उनमें क्या चेंजेस आए हैं। बिफोर एंड आफ्टर एनी नर्सिंग इंटरवेंशन दैट कुड अफेक्ट द वाइटल साइन, बिल्कुल किसी भी नर्सिंग इंटरवेंशन से पहले या उसके बाद आप उसके ज़रूर वाइटल साइन करें, जिसके एग्जांपल में बताया भी गया है कि एम्बुलेटिंग द क्लाइंट हु हैज़ बीन ऑन बेड रेस्ट। बिल्कुल ऐसा क्लाइंट जो बेड रेस्ट पे हो, जो बेड रिडन हो या बेड रेस्ट पे है काफ़ी देर से, और आप उसको मोबिलाइज करते हैं, तो आप उसको बिफोर एंड आफ्टर उसके वाइटल साइन करते हैं। या कोई भी ऐसी नर्सिंग इंटरवेंशन जो आप उसके लिए करते हैं, उससे पहले या उसके बाद आप वाइटल साइन मस्ट करें। ये कुछ कंडीशंस हैं जब आपको वाइटल साइन करने, इसमें प्री ऑपरेटिवली, प्री ट्रांसफ्यूजन, ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन, इंट्रा ऑपरेटिवली कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चलती रहती है। इसी तरह ऑन एडमिशन है, और ये सारी प्रोसेस हैं जब आप किसी भी इंडिविजुअल के वाइटल साइन करते हैं। बॉडी टेम्परेचर reflect the balance between the heat produced and the heat loss from the body and is measured in heat unit called degree। बिल्कुल बॉडी टेम्परेचर जो है उसको जब डिफाइन किया जाता है तो उसके बारे में बोला जाता है कि ये एक बैलेंस होता है हीट के प्रोडक्शन में और हीट के लॉस के दरमियान। अगर ये बैलेंस मेंटेन है तो ये बॉडी टेम्परेचर कहलाता है, और ये बैलेंस बॉडी टेम्परेचर कहलाता है। इसमें ऑल्ट्रेशंस जो होती हैं वो अगर तो हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर
और अगर तो हीट लॉस ज़्यादा हो रही है तो बॉडी का टेम्परेचर लॉस होगा। तो इन कंडीशंस की पैथोलॉजी को आगे हम देखेंगे। और बॉडी टेम्परेचर का जो मैयर होता है, यूनिट होता है मैयर करने के लिए, वो डिग्रीज होता है। बॉडी टेम्परेचर की दो टाइप्स होती हैं, जिसमें कोर टेम्परेचर आता है और सरफेस टेम्परेचर। कोर बॉडी टेम्परेचर जो होता है, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द डीप टिश्यू ऑफ द बॉडी, डीप टिश्यू ऑफ द बॉडी टेम्परेचर जो कहलाता है वो कोर बॉडी टेम्परेचर कहलाता है। और द टेम्परेचर ऑफ द स्किन एंड द सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड फैट इज नोन एज द सरफेस टेम्परेचर। और ये जो स्किन का सरफेस का बॉडी टेम्परेचर होता है, ये सरफेस बॉडी टेम्परेचर होता है। कोर बॉडी टेम्परेचर में ऑर्गन्स के इंटरनल ऑर्गन्स का बॉडी टेम्परेचर होता है, जो इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन, टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। हम वन बाय वन इनको देखेंगे। जी स्टूडेंट, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस में अगर इक्वल बैलेंस है तो ये हीट बैलेंस कहलाता है, बैलेंस टेम्परेचर कहलाता है। तो इसी तरह द बॉडी कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हीट एज बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। बिल्कुल हमें पता है कि मेटाबॉलिज्म के एंड प्रोडक्ट में बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। व्हेन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी is equal to the amount of heat loss, the person is an हीट बैलेंस। तो वो इंडिविजुअल जिसके अंदर हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस दोनों इक्वल हैं, वो पर्सन हीट बैलेंस पर्सन कहलाता है। ये कुछ हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के मैकेनिज्म में इक्वलिटी दिखाई गई है, जिसमें हीट प्रोड्यूस करने वाले जो फैक्टर हैं, इसमें बेसल मेटाबॉलिक रेट है, एक्सरसाइज है, शिवरिंग है, स्क्रीशंस ऑफ थायरॉक्सिन है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है जो कि कैटेकोलामिन्स हैं, और इन्फ्लामेशन और फीवर है। ये वो कुछ फैक्टर्स हैं जो हीट को प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में इंडिविजुअल के। और इसी तरह हीट लॉस के कुछ मैकेनिज्म है, कुछ हैं जिसमें रेडिएशंस हैं, कंडक्शन सिस्टम है, कन्वेक्शन सिस्टम्स हैं और वेपोरेशंस। जब आपके इन दोनों फैक्टर्स के अंदर बैलेंस होता है तो हीट बैलेंस कहलाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट प्रोडक्शन, ऐसे फैक्टर जो कि हीट प्रोडक्शन में हीट प्रोडक्शन बॉडी में करवाते हैं, उसमें बीएमआर है। बीएमआर कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट को। ये ऐसा बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल को अपनी बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है, जितने नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर होते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग के लिए, सर्कुलेटिंग ब्लड के लिए, मेंटेन करने के लिए बॉडी टेम्परेचर को, एट द टाइम ऑफ रेस्ट में अगर किसी इंडिविजुअल को अपनी बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो उसका बीएमआर कहलाता है। उसके बाद मसल एक्टिविटी जो है ये भी हीट प्रोडक्शन करती है, क्योंकि जब हमारी मस्कुलर एक्टिविटी होती है वो वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी भी हो सकती है, तो उसकी वजह से भी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। थायरॉक्सिन आउटपुट, क्योंकि हमें पता है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो T3 T4 हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। T4 हार्मोन्स जो होते हैं वो स्पेसिफिकली हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन ये दोनों कैटेकोलामिन्स हैं जो कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करते हैं, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है ये फाइट एंड फ्लाइट मोड है, जिसकी वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन होती है। फीवर इट्सेल्फ जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है। इसी तरह ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हीट प्रोडक्शन करवाते हैं। बीएमआर को हमने पहले भी डिस्कस किया, फिर भी मैं आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जब बॉडी के अंदर बीएमआर ज़्यादा होगा तो उसी वजह से बॉडी में हीट प्रोड्यूस भी ज़्यादा होगी। बीएमआर बेसिकली कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ रेस्ट, किसी इंडिविजुअल को रेस्ट के टाइम पर जो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो उसका बीएमआर कहलाता है। जैसे कि ब्रीदिंग करना, ब्लड सर्कुलेशन होना, अगर इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो उस इंडिविजुअल का बीएमआर होता है। हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, हीट इज़ लॉस फ्रॉम बॉडी थ्रू फॉलोइंग वेज, रेडिएशंस, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड वेपोरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट SCQs में भी पूछा जाता है कि वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बॉडी में से हीट को लॉस करवाते हैं। ये याद रखिएगा स्टूडेंट, ये रेडिएशंस है, कंडक्शंस है, कन्वेक्शन एंड वेपोरेशंस। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, radiation is transfer of heat from the surface of one object to the surface of another object without contact without the two objects,
बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेज। बिल्कुल रेडिएशन जो है इसमें जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो ऑन द सरफेस ऑफ द वन ऑब्जेक्ट टू द सरफेस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो हो रही है रेडिएशंस के ज़रिए, इंफ्रारेड रेज के ज़रिए। इसमें कांटेक्ट जो होता है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में वो बिल्कुल नहीं होता। कंडक्शन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अ मॉलिक्यूल ऑफ लोअर टेम्परेचर। बिल्कुल इसमें जो कंडक्शन सिस्टम में हीट ट्रांसफ़र होती है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जो ट्रांसफ़र होती है वो होती है कॉन्टैक्ट के ज़रिए। कंडक्टिव ट्रांसफ़र कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट कॉन्टैक्ट विद बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल इसमें जो कंडक्शन सिस्टम होता है इसमें जो हीट ट्रांसफ़र होती है ये ज़्यादा हीट वाले ऑब्जेक्ट से लोअर हीट वाले ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र होती है और इसमें कंडक्शन सिस्टम में जो कॉन्टैक्ट होता है वो नेसेसरी होता है दो ऑब्जेक्ट का। विदाउट कॉन्टैक्ट ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट नहीं होती कंडक्शन में। कन्वेक्शन इज़ द डिस्पर्शन ऑफ हीट बाय एयर करंट्स। बिल्कुल जब एयर के ज़रिए ट्रांसफ़र, इसमें जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो एयर के ज़रिए होती है। जब कोई भी फ़ैन जब चल रहा हो या एयर चल रही हो, हवा चल रही होती है, वो जो है वो आपकी स्किन के ऊपर ब्लो करती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी से हीट जो है वो जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ। द बॉडी यूजली हैज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वार्म एयर एडजेसेंट टू इट। दिस वार्म एयर राइज एंड इज़ रिप्लेस्ड बाय कूलर एयर, सो पीपल ऑलवेज लूज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट थ्रू कन्वेक्शन। बिल्कुल इसमें जो हीट आप लॉस करते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं करते बल्कि थोड़ी अमाउंट में करते हैं। स्मॉल अमाउंट में जो एयर है वो डिस्पर्स होती, जो हीट है वो डिस्पर्शन होती है एयर के ज़रिए। वेपोरेशन जो कि लास्ट इसका हीट लॉस का एक प्रोसेस है। वेपोरेशन के ज़रिए भी जो है वो हीट लॉस होती है। इज़ कंटिन्यूस वेपोराइजेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड फ्रॉम द मिकोजा ऑफ द माउथ एंड फ्रॉम द स्किन। बिल्कुल वेपोरेशंस के ज़रिए भी जो है एयर जो कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक से, मिकोजल से, माउथ से, स्किन से जो है वो वेपोराइजेशन के ज़रिए, मॉइस्चराइज होने के ज़रिए जो हीट है वो लॉस होती है, जिसमें सेंसेबल लॉस भी होता है और इनसेंसेबल लॉस भी होता है। द कंटिन्यूस एंड अननोटिस्ड वाटर लॉस इज कॉल्ड इनसेंसेबल वाटर लॉस एंड द अकम्पाइंग हीट लॉस इज कॉल्ड इनसेंसेबल हीट लॉस। बिल्कुल वेपोराइजेशन के ज़रिए हीट लॉस भी होता है और वाटर लॉस भी होता है, इसलिए क्योंकि वो आपको नोटिस नहीं होता, इसलिए इनसेंसेबल वाटर लॉस भी से कहा जाता है। और जब इसी तरह आपकी हीट लॉस जो है वो वेपोराइजेशन के ज़रिए होती है, जब कि आपको मालूम नहीं होता, तो वो इनसेंसेबल हीट लॉस कहलाता है। जी स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है जो कि समझने के लिए आपको गौर करना पड़ेगा। और ये कॉन्सेप्ट अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे होती है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, द सिस्टम डेट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर हैज़ थ्री मेन पार्ट्स। ऐसा सिस्टम जो बॉडी के अंदर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, इसके तीन मेजर पार्ट्स होते हैं, जिसमें सेंसर है, एन इंटीग्रेटर है, एन इफेक्टर है। सेंसर वो पेरीफ्रीज होती हैं जहाँ पे थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं सरफेस बॉडी टेम्परेचर को और कोर बॉडी टेम्परेचर को, और वो मैसेज जो होता है वो कन्वे करते हैं टू द इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर वो ब्रेन का पार्ट है जो कि हाइपोथैलेमस है, जो कि उस मैसेज को रिसीव करता है और उस मैसेज की बेस पर वो बॉडी को या अफेक्टर ऑर्गन की तरफ मैसेज को कन्वे करता है। और सेंसर का जो काम है वो डिटेक्ट करना है चेंजेस को बॉडी के अंदर, और जो इंटीग्रेटर होता है वो उस मैसेज को रिसीव करके उस टेम्परेचर जो कि मेंटेन बॉडी टेम्परेचर करना होता है उसकी बेस पर अफेक्टर की तरफ मैसेज को भेजता है। वो अफेक्टर जो होते हैं वो बॉडी के पार्ट्स होते हैं या वो ऐसी फंक्शंस को परफॉर्म करता है जिससे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो सके और रिटर्न हो सके नॉर्मल की तरफ। जैसा कि फैक्टर में स्वेट ग्लैंड्स हो सकते हैं, मसल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर बॉडी में हीट
कम है, लॉस हो रही है, तो जो फैक्टर है वो क्या करेगा, वो मस्कुलर एक्टिविटी को बढ़ा देगा ताकि बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस ज़्यादा हो। और ये मैसेज जो फैक्टर को मिलता है ये हाइपोथैलेमस से मिलता है। ये एक चेन है कि सेंसर ने मैसेज रिसीव करना है कि बॉडी के अंदर हीट कम है या ज़्यादा है, और उसकी बेस पर हाइपोथैलेमस ने रिस्पॉन्ड करना है। और हाइपोथैलेमस जो है वो अफेक्टर ऑर्गन की तरफ मैसेज कन्वे करता है कि आप हीट प्रोड्यूस करो या हीट को लॉस करो। ये होता है मैकेनिज्म बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन का। When the skin become chilled over the entire body, three physiological process to increase the body temperature take place। बिल्कुल जब बॉडी के अंदर स्किन जो है वो कूल्ड होती है, चिल होती है, तो हमारी बॉडी जो है वो तीन तरह के फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म को यूज़ करके बॉडी में टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती है। उनमें फर्स्ट जो है शिवरिंग इंक्रीज हीट प्रोडक्शन। बिल्कुल वो बॉडी जो है वो शिवर करना शुरू कर जाती है जिसकी वजह से भी हीट प्रोड्यूस होती है। नंबर 2 है जो स्वेटिंग इज़ इनहिबिटेड टू डिक्रीज हीट लॉस। बिल्कुल जो स्वेटिंग होती है वो इनहिबिट कर देती है हीट के लॉस होने के, डिक्रीज़ कर देती है हीट लॉस को, जिसकी वजह से भी बॉडी के अंदर प्रोडक्शन ऑफ हीट जो है वो ज़्यादा होती है। और नंबर 3 पे जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हार्ट है, जो मेजर ब्लड वेसल्स है वो वेजो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है जिसकी वजह से हीट लॉस डिक्रीज हो जाती है। ये तीन मैकेनिज्म है जो बॉडी के अंदर हीट को प्रोड्यूस करते हैं जब हमारी बॉडी चिल्ड होती है या वो बॉडी से हीट लॉस हो चुकी होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर। बिल्कुल कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। उनमें सबसे पहले एज, डायरेनल वेरिएशंस है जिसे सर्केडियन रिदम भी कहते हैं, एक्सरसाइज है, हार्मोन्स है, स्ट्रेस है, इन्वायरमेंट है। बिल्कुल एज जो है ये भी फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है बॉडी टेम्परेचर को। जैसे ओल्डर एज जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर लोअर होता है एज टू बेस लाइन, लेकिन जो बच्चे होते हैं इनमें जो फ्लक्चुएशंस होती हैं बॉडी टेम्परेचर की ये बहुत ज़्यादा जल्दी आती हैं। जैसा कि न्यू बॉर्न्स हैं उनकी बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन जो होती है या हीट लॉस बड़ी जल्दी होती है क्योंकि उनमें फैट जो होती है वो बड़ी कम होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि उनमें हीट लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायरेनल वेरिएशंस हैं जिसको सर्केडियन रिदम भी कहते हैं। बिल्कुल ये भी जो है एक मेजर फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है बॉडी टेम्परेचर को। जैसा कि सुबह के वक्त बॉडी का टेम्परेचर लो होता है लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम और वक्त के साथ साथ या दिन में इंक्रीज़ होता जाता है। आफ्टरनून और इवनिंग में जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग। एंड एक्सरसाइज जो है ये भी अफेक्ट करती है बॉडी टेम्परेचर को क्योंकि हमने पढ़ा कि एक्सरसाइज से हमारी मस्कुलर एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से क्या है बॉडी के अंदर हीट की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। हार्मोन्स बिल्कुल हमने पहले भी डिस्कस किया कि थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन जो हैं ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से भी बॉडी में हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और ये इस तरह बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। स्ट्रेस, बिल्कुल स्ट्रेस जो है ये भी कॉज करता है और अफेक्ट करता है बॉडी के टेम्परेचर को क्योंकि स्ट्रेस में सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होती है और सिंपैथेटिक एक्टिवेशन जो है वो बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेट होना जो है वो रेज करता है बॉडी टेम्परेचर को स्लाइटली। और इन्वायरमेंट, बिल्कुल इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं बॉडी टेम्परेचर को। इसी तरह हमारी क्लोथिंग भी हो सकती है, फूड भी हो सकता है, कुछ ऐसे फूड जो कि बॉडी के अंदर हीट की प्रोडक्शन करते हैं। हाइड्रेशन स्टेटस जो है वो भी अफेक्ट करता है बॉडी टेम्परेचर को। डिहाइड्रेशन जो है वो अल्टीमेटली रेगुलेट करती है बॉडी टेम्परेचर को। और ऐसे इंडिविजुअल्स जो होते हैं ये प्रोन होते हैं ज़्यादा ओवर हीटिंग के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं बॉडी टेम्परेचर को। बिल्कुल इलनेस एंड इन्फेक्शन जो है ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। ऑल्ट्रेशन इन बॉडी टेम्परेचर। The normal range for adult is considered to be between 36 degree and 37.5 degree जो कि फ़ारेनहाइट में 96.8 फ़ारेनहाइट टू 99.5 फ़ारेनहाइट जो है ये नॉर्मल रेंज होती है बॉडी टेम्परेचर की किसी भी अडल्ट के अंदर। देर आर टू प्राइमरी अल्ट्रेशन इन बॉडी टेम्परेचर। बिल्कुल दो तरह की अल्ट्रेशन होती हैं जो पायरेक्सिया एंड हाइपोथर्मिया कहलाता है। पायरेक्सिया कहते हैं बॉडी टेम्परेचर अबव द यूजुअल रेंज इज कॉल्ड पायरेक्सिया एंड हाइपरथर्मिया। और पायरेक्सिया की कंडीशन को भी आप हाइपरथर्मिया कह सकते हैं और इन लेमैन टर्म में इसको फीवर कहते हैं।
अ वेरी हाई फीवर सच एज 41 डिग्री, जो कि फ़ारेनहाइट में 105.8 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये हाइपरपायरेक्सिया कहलाता है। और अगर जो इंडिविजुअल जिसको फीवर या पैरेक्सिया होता है उसको हम फिब्राइल कहते हैं, और ऐसा इंडिविजुअल जिसको फीवर नहीं होता या पैरेक्सिया नहीं होता उसको हम ए फिब्राइल कहते हैं। ये मेन हमने 3 तरह की कंडीशंस पढ़ी, जिसमें पायरेक्सिया, हाइपरथर्मिया और हाइपरपायरेक्सिया भी इसको कहते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि स्टूडेंट्स आपको सबको पता हों। स्लाइटली अबव नॉर्मल रेंज जो टेम्परेचर होता है वो पायरेक्सिया कहलाता है, और अगर 40 डिग्री से अबव हो जाए पायरेक्सिया फीवर तो उसको हाइपरपायरेक्सिया कहते हैं, यानी कि 41 डिग्री। और अगर इसी तरह 36 से बिलो टेम्परेचर हो जाए डिग्री से तो इसे हाइपोथर्मिया भी कहते हैं, जो कि लीड कर सकता है डेथ को। और ये एक पैथोलॉजिकल, एक कह सकते हैं कि ये एक क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं। अल्ट्रेशन इन बॉडी टेम्परेचर, जैसा कि हमने पैरेक्सिया, हाइपरपैरेक्सिया पढ़ा, इसी तरह कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि जिसमें बॉडी टेम्परेचर तो इंक्रीज़ होता है लेकिन हम उनको फीवर या पैरेक्सिया नहीं कहते। उसमें हीट एग्जॉस्टन है और हीट स्ट्रोक है। हीट एग्जॉस्टन जो है इसमें जो एक्सेसिव हीट होती है और डिहाइड्रेशन होती है, इसमें जो हीट प्रोडक्शन एक्सेसिव होती है वो ड्यू टू वाटर एंड सॉल्ट लॉस की वजह से बॉडी के अंदर हीट की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। और ये भी साइन ऑफ हीट एग्जॉस्शन इंक्लूड पेलनेस, इसमें पेलनेस होती है, डिजीनेस होती है, नोजिया वॉमिटिंग होती है। नोजिया कहते हैं फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, और वॉमिटिंग में एक्चुअल फीलिंग वॉमिटिंग होती है, फेंट होता है बंदा। मॉडरेटली इंक्रीज होता है टेम्परेचर 101 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, तो ये हीट एग्जॉस्शन कंडीशन कहलाती है। लेकिन ऐसा इंडिविजुअल जो हीट स्ट्रोक को एक्सपीरियंस करता है इसमें एक्सेसिव हीट प्रोडक्शन होती है ड्यू टू प्रोलॉन्ग एक्सपीरियंसिंग ऑफ हीट। इसमें हीट जो होती है वो प्रोडक्शन होती है एक्सेसिवली ड्यू टू एक्सपोजर होना हीट का ज़्यादा, उसकी वजह से जो हीट प्रोडक्शन होती है वो हीट स्ट्रोक कहलाता है। और इसमें जो टेम्परेचर है वो बॉडी का मोर देन 106 फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। तो ये एक क्रिटिकल और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। अब अगर हीट एग्जॉस्शन में और हीट स्ट्रोक में अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो सिंपली आप याद रखिएगा, हीट एग्जॉस्शन जो है ये ड्यू टू, इसमें भी हीट प्रोडक्शन होती है लेकिन ये ड्यू टू डिहाइड्रेशन, वाटर लॉस और सॉल्ट लॉस की वजह से होती है। और इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 101 से 102 फ़ारेनहाइट तक रहता है, यानी कि 38.3 डिग्री से 38.9 डिग्री तक। लेकिन जो हीट स्ट्रोक है ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ये मोर एक्सपीरियंसेस जो होता है हॉट वेदर का या हॉट कंडीशंस के अंदर रहने की वजह से बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। और इसमें जो टेम्परेचर होता है वो मोर देन 106 या 41 डिग्री से बढ़कर होता है। और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसमें पेशेंट जो है अनकॉन्शियस भी हो सकता है और पेशेंट को सीजर्स यानी कि इर्रेगुलर इनवॉलंटरी बॉडी की मूवमेंट्स भी हो सकती हैं। Types of fever. During an intermittent fever, the body temperature alternate at regular interval between period of fever and period of normal or subnormal temperature. An example is with the disease malaria. बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पर मलेरिया एक ऐसी डिजीज़ बताई गई है जिसमें इंटरमिटेंट फीवर होता है। इंडिविजुअल को कुछ देर के लिए बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है कुछ पीरियड ऑफ इंटरवल के लिए, और उसके बाद कुछ टाइम के लिए नॉर्मल हो जाता है। तो ये एक इंटरमिटेंट फीवर की टाइप है और ये मोस्टली मलेरिया के पेशेंट्स में देखी जाती है। नंबर 2 पे है रिमिटेंट फीवर। ड्यूरिंग अ रिमिटेंट फीवर सच एज with the cold or influenza, a wide range of temperature fluctuations occur over a 24-hour period, all of which are above normal. बिल्कुल रिमिटेंट फीवर जो है ये कॉमन कोल्ड या इन्फ्लुएंजा के पेशेंट्स में देखा जाता है। इसमें टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं लेकिन मोर देन 2 डिग्री टेम्परेचर जो है वो रेज रहता है 24 आवर पीरियड के लिए, यानी कि कंटिन्यूसली फीवर रहता है। लेकिन जो टेम्परेचर नॉर्मल से जो फ्लक्चुएशंस आती हैं वो 2 डिग्री की आती हैं। उसके बाद है इन रिलैप्सिंग फीवर, शॉर्ट फेब्राइल पीरियड होता है ऑफ अ फ्यू डेज और इंटरस्प्रेड
विद पीरियड ऑफ 1 or 2 days ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर। बिल्कुल जो रिलैप्सिंग फीवर होता है इसमें बेसिकली किसी इंडिविजुअल को 2, 4, 5 दिन फीवर रहता है, लेकिन उसके बाद 1 या 2 दिन बिल्कुल टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। उसके बाद फिर इसी तरह फ्लक्चुएशंस आती हैं, इसे शॉर्ट फेब्राइल पीरियड भी कहते हैं और ये रिलैप्सिंग फीवर कहलाता है। और कांस्टेंट फीवर जो है, ड्यूरिंग अ कांस्टेंट फीवर द बॉडी टेम्परेचर, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि कांस्टेंट कंटिन्यूसली है, तो बॉडी टेम्परेचर जो होता है फ्लक्चुएट करता है मिनिमली। अब रिमिटेंट में वो फ्लक्चुएट करता था लेकिन मोर देन 2 डिग्री करता था, लेकिन इसमें मिनिमम लेवल पे फ्लक्चुएट करता है और कंटिन्यूसली बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो हाई रहता है, अबव नॉर्मल रहता है। और ये टाइफाइड की फीवर होता है, और इसमें ये जो पैथोलॉजिकल कंडीशन टाइफाइड है उसके अंदर इंडिविजुअल को कांस्टेंट फीवर होता है। A temperature that rises to fever level rapidly following a normal temperature and then return to normal within a few hours is called फीवर स्पाइक। बिल्कुल फीवर स्पाइक्स जो है ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी बोली जाती है। इसमें क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल का जो टेम्परेचर है वो एकदम से बढ़ जाता है और कुछ वक्त के बाद वो फिर से नॉर्मल कंडीशन पर आ जाता है, कुछ घंटे तक नॉर्मल रहता है, फिर बढ़ जाता है। तो ये एक कंडीशन जो है फीवर स्पाइक कहलाती है। और मोस्टली ये जो देखा जाता है ये बैक्टीरियल ब्लड इन्फेक्शन जिन इंडिविजुअल्स को उनमें फीवर की स्पाइक्स आती हैं। जी स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, एससीक्यूज के तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में पूछा जाता है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ फीवर, इसको कूजियर की बुक में ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्टेजेस फेजेस के तौर पर डिफाइन किया गया। तो हम इनको फेजेस के बेस पे करेंगे। इसकी 3 मेजर फेजेस हैं जिसमें ऑनसेट फेज है, कोर्स है जिसे प्लेटो फेज भी कहते हैं, और अबेटमेंट फेज़ है जिसे फ्लश फेज़ भी कहते हैं, डिफरेंसेंस बोलते हैं। तो हम इन तीनों को अलग-अलग से डिस्कस करेंगे। जो ऑनसेट फेज़ होती है किसी भी इंडिविजुअल में, जब टेम्परेचर उसको हो रहा होता है, फीवर उसको हो रहा होता है, तो वो ऑनसेट फेज़ कहलाती है। और इसमें सबसे पहले इंक्रीज़ होता है हार्ट रेट, इंक्रीज़ होता है रेस्पिरेटरी रेट और उसकी डेप्थ, शिवरिंग होना शुरू हो जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और सीखने वाली चीज़ है कि जब बॉडी में शिवरिंग होती है तो शिवरिंग की वजह से मस्कुलर एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से बॉडी में हीट प्रोडक्शन होती है। तो ऑनसेट फेज़ जो है ये बेसिकली हीट प्रोडक्शन फेज़ कहलाती है। पेल्ड एंड कोल्ड स्किन हो जाती है, कंप्लेन ऑफ फीलिंग कोल्ड है, इंडिविजुअल जो होता है वो कंप्लेन करता है कि मुझे ठंड लग रही है, चिल्स हो रहे हैं। साइनोटिक नेल बेड, साइनोटिक कहते हैं, और ब्लूइश कलर हो जाना। तो नेल बेड्स जो होते हैं वो साइनोटिक हो जाते हैं ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से। गूस फ्लैश अपीयरेंस ऑफ द स्किन, बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं स्किन के ऊपर ठंड लगने की वजह से, उसे गूस फ्लैश पम्प अपीयरेंस भी कहते हैं। और सिसेशन ऑफ स्वेटिंग, और जो ऑनसेट फेज होती है इसमें शिवरिंग होती है लेकिन स्वेटिंग जो होती है वो सिसेस कर जाती है, कम हो जाती है, वो नहीं होती। इसी तरह सेकेंड फेज जो है वो कोर्स है जिसको प्लेटो फेज भी कहते हैं। इस फेज के अंदर बॉडी के अंदर ठंड लगना रुक जाती है, स्किन जो होती है वो वार्म हो जाती है, फोटो सेंसिटिविटी होती है, यानी कि आपको हीट लाइट से आपको इरिटेशन होती है, ग्लासी आइड अपीयरेंस होती है, बिल्कुल आपकी आइज़ जो होती हैं वो रेड और आप कह सकते हैं कि वाटरी आइज़ होती हैं। और मलेज, बॉडी में लेथार्जिक कंडीशन होती है, पेन होती है बॉडी के अंदर, वीकनेस होती है, और इंक्रीज पल्स एंड रेस्पिरेटरी रेट तो इसमें भी होता है। और प्यास जो होती है वो ऑनसेट में बढ़ जाती है। माइल्ड टू स्वेयर डिहाइड्रेशन इन इंडिविजुअल्स में होती है। एंड ड्रॉजीनेस, रेस्टलेसनेस, डिलीरियम एंड कन्वल्जन्स, बिल्कुल इन इंडिविजुअल्स में ड्रॉजीनेस वो थोड़े गनूदगी की हालत में जाते हैं, रेस्टलेसनेस होते हैं, इरिटेबल होते हैं, डिलीरियम्स होते हैं, भूलने की कुछ चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। और कन्वल्जन्स, और जब बॉडी के अंदर हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से फिट्स होना और सीजर्स होना, इनवॉलेंटरी बॉडी की मूवमेंट्स होना शुरू हो जाती हैं जिनको कन्वल्जन्स भी कहते हैं। तो इन सारी कंडीशन जो होती हैं ये कोर्स में होती हैं जिसको प्लेटो फेस भी कहते हैं। और हर्पेटिक लीजन्स ऑफ द माउथ, और मुंह के अंदर लीजन्स बन जाते हैं जिन्हें हर्पेटिक लीजन्स भी बोला जाता है। लॉस ऑफ एपिटाइट, उन्हें भूख नहीं लगती इंडिविजुअल्स को इफ़ द फीवर इज़ प्रोलॉन्ग्ड। ऐसे इंडिविजुअल जिनमें फीवर प्रोलॉन्ग रहता है उनको भूख लगना भी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह इसके बाद फ्लश फेज आती है जिसे अबैटमेंट फेज भी कहते हैं, फीवर अबैटमेंट भी कहते हैं। इसमें जो स्किन है दैट अपीयर फ्लश्ड एंड फील्स वार्म, इसमें स्किन जो होती है वो फ्लश और
फील वार्म होती है, इसमें स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज शिवरिंग होती है और पॉसिबल डिहाइड्रेशन होती है। स्वेटिंग की वजह से भी हीट लॉस तो होती है, लेकिन बेसिकली डिहाइड्रेशन को भी ये लीड करता है। जी स्टूडेंट, नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर क्लाइंट्स विद फीवर, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट डाउन द नर्सिंग इंटरवेंशंस फॉर द क्लाइंट विद द फीवर। ऐसे क्लाइंट की नर्सिंग इंटरवेंशन लिखें जो फीवर में है, तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पता हों ताकि आप अच्छे ग्रेड्स हासिल कर सकें। सबसे पहले आपने मॉनिटर करना है उसके वाइटल साइंस को, फिर आपने असेस करनी है स्किन कलर और टेम्परेचर को, फिर आपने मॉनिटर करना है उसके वाइट ब्लड सेल्स को। ये आप CBC जब उसकी लैब इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे तो उसमें आप उसके WBCs को देखेंगे, हेमाटोक्रिट के लेवल को देखेंगे, पेशेंट लेबोरेटरी रिपोर्ट्स को जो कि इंडिकेट करेंगी इन्फेक्शन और डिहाइड्रेशन को। बिल्कुल WBCs का जो बढ़ जाना होता है वो इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, और हेमाटोक्रिट के लेवल से हमें उसकी हाइड्रेशन के स्टेटस का भी पता चलता है। रिमूव करना है एक्सेस ब्लैंकेट व्हेन द क्लाइंट फील वार्म। बिल्कुल ऐसा इंडिविजुअल जो कोर्स फेज में है, प्लेटू फेज के अंदर है, उसकी बॉडी वार्म हो जाती है, तो आपने उसमें के ऊपर से रिमूव करना है ब्लैंकेट्स को एक्सेसिव जो है। लेकिन याद रखिएगा, जब इंडिविजुअल ऑनसेट फेज में होता है तो उसकी बॉडी शिवर करती है, चिल्ड होती है, तो आपने उसको एक्स्ट्रा वार्मथ देना है, आपने उसको एक्स्ट्रा ब्लैंकेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ चिल्ड होगी। जब पेशेंट को ठंड लग रही हो तब आप उसको वार्म ब्लैंकेट या एक्स्ट्रा ब्लैंकेट भी दे सकते हैं। प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड्स। बिल्कुल ऐसे इंडिविजुअल जो फीवर की कंडीशन में होते हैं, आप उनको फ्लूइड जो है वो उसका ओरल हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन करते हैं, उसको 2500 से 3000 ml तक पर डे हाइड्रेशन लेवल या फ्लूइड्स दे सकते हैं टू मीट द इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड, ताकि आप उसकी बॉडी की मेटाबॉलिक डिमांड्स को पूरा कर सकें और उसको प्रिवेंट कर सकें डिहाइड्रेशन से। फिर ये है कि आपने मेजर करना है उसका इनटेक एंड आउटपुट। इनटेक में आप ये तमाम चीज़ें, तमाम लिक्विड जो आपको उसको जूसेस की फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में, IV की फॉर्म में दे रहे हैं, और उसका आउटपुट आप उसके यूरिन आउटपुट से, उसके स्टूल के आउटपुट से आप उसका मेजर कर सकते हैं। रिड्यूस करना है फिजिकल एक्टिविटी को टू लिमिट द हीट प्रोडक्शन। बिल्कुल हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा था कि फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज जो होती है वो हीट प्रोड्यूस करती है, तो ऐसा इंडिविजुअल जिसको फीवर हो, आपने उसकी फिजिकल एक्टिविटी को रिड्यूस करना है, स्पेशली ड्यूरिंग द फ्लश स्टेज, ऐसी स्टेज जिसमें उसकी बॉडी ऑलरेडी हीट प्रोड्यूस कर चुकी हो। और एडमिनिस्टर करना है आपने एंटीपायरेटिक्स को। एंटीपायरेटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रिड्यूस करती हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा नर्सिंग इंटरवेंशंस के अंदर आप एंटीपायरेटिक को इंडिपेंडेंटली एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, ओनली ऑन आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिशियन ऑर्डर या डॉक्टर की प्रिस्क्राइब मेडिकेशन को। प्रोवाइड ओरल हाइजीन टू कीप द म्यूकस मेम्ब्रेन मॉइस्ट। बिल्कुल आपने इंडिविजुअल की ओरल हाइजीन का ख्याल रखना है ताकि आप उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को मॉइस्ट रखें, ताकि उसमें किसी भी तरह के लियंस डेवलप ना हो सकें। प्रोवाइड अ टैप्ड स्पंज बाथ टू इंक्रीज द हीट लॉस थ्रू द कंडक्शन। बिल्कुल हमने जैसा कि हीट लॉस में कंडक्शन का एक मैकेनिज्म पढ़ा था कि जब आप कॉन्टैक्ट करते हैं तो उसकी वजह से हीट जो है वो लॉस होती है, तो इस तरह आप टैप्ड वाटर स्पंजिंग से पेशेंट को बाथ दे सकते हैं, इंडिविजुअल को बाथ दे सकते हैं, जिससे उसकी हीट लॉस होगी। प्रोवाइड ड्राई क्लोथिंग एंड बेड लीनियंस। बिल्कुल आपने पेशेंट इंडिविजुअल को ड्राई क्लोथ देने हैं, और बेड लीनियंस जो है वो ड्राई होने चाहिए, उसकी वजह से भी हीट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी।